डिस्कस किया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा कि मसल क्या होती है। देन उसके बाद मसल सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया और कुछ रिलेटेड टर्म्स होगी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसके बाद कुछ फंक्शनल के मतलब जो मस्कुलर सिस्टम होता है, स्केलेटल मसल जो होते हैं उनके फंक्शन के बारे में हमने देखा और भी स्पेसिफिक टर्म देखी। उसके बाद जो पीछे वाला सब यूनिट था न्यूरॉन वाला, उसको इसके साथ क्या किया कि कनेक्ट करके देखा कि जो न्यूरो जंक्शन होते हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद ये उसी की डायग्राम है। देन उसके बाद हमने फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल के बारे में पढ़ा, कुछ जोन पढ़े थे, कुछ बैंड पढ़े थे और उसके बाद प्रोटीन्स पढ़ी थी। फिलामेंट के बारे में पढ़ा था, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट को हम मायोसिन बोलेंगे और थिन फिलामेंट को हम एसिन बोलेंगे। और आगे इन्हीं का काम होता है कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाना। तो वो कैसा होता है, मतलब कैसी, मतलब जो कंट्रैक्शन मतलब जो मसल में होती है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपको मैंने ये डायग्रामेट्रिकली भी बताया था कि एसिन फिलामेंट ये एसिन फिलामेंट ये इंक कलर के होंगे जो आपको थिन नज़र आ रहे हैं, और थिक कलर में मायोसिन फिलामेंट नज़र आ रहे हैं। तो जब भी कंट्रैक्शन होगी तो इनमें क्या हो जाएंगे कि क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन होगी, ये एक दूसरे पे क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। तो जब स्लाइड करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगी, कंट्रैक्शन होगी मसल की। और इसके लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए हमें, किसकी, मसल की कंट्रैक्शन के लिए। तो उसके बाद फिर और अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, इसके हेड के बारे में पढ़ा, क्योंकि यही हेड क्या करता है कि क्रॉस ब्रिजेस फार्मेशन करता है। क्योंकि जो मायोसिन के जो हेड होते हैं उनकी जो बाइंडिंग साइट होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, एसिन फिलामेंट में पाई जाती है। तो वो कहाँ पे होगी बाइंडिंग साइट, उस पर मतलब ब्लॉकेज वगैरह कैसी होती है वो, तो वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है, यहाँ पे टोपोपोनिन कम्प्लेक्स है, ट्रोपोमायोसिन है, और देन उसके बाद एसिन फिलामेंट है। तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं किसके, एसिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट के। और जब भी मतलब ये फॉर्मेशन होगी किसकी, क्रॉस ब्रिजेस की, तो ये कहाँ पे होगी कि ये जो टोपोपोनिन कम्प्लेक्स हैं इनमें एक बाइंडिंग साइट होती है। अब ये जो टोपोपोनिन है ये क्या करके रखता है कि उस बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करके रखता है, क्योंकि ये हर समय कंट्रैक्शन ना हो, कि जब ज़रूरत पड़े तभी कंट्रैक्शन हो। तो इसकी ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो कैसे होती है। देन उसके बाद डार्क्स के बारे में हमने पढ़ा, डार्क बैंड, लाइट बैंड, जेड डिस्क, आई बैंड, एच लाइन। तो सारे का सारा हमने ये भी डिस्कस किया था। देन उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट क्रॉस ब्रिजेस के बारे में पढ़ा। तो क्रॉस ब्रिजेस क्या होती हैं, पावर स्ट्रोक क्या होती हैं, तो ये हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे जब हमारी जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद हम इस पे भी वापस आएंगे, तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो सुमिशन से स्टार्ट होगा। तो जैसा कि मैंने आपको सुमिशन के बारे में पढ़ाया था कि ये क्या होता है कि सीरीज़ ऑफ स्टिमुलस होता है जो क्या काज करता है, एक मतलब सीरीज़ ऑफ स्टिमुलस मिलेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि या न्यूरॉन को या मसल को क्या मिल जाएगी, स्टिमुलस मिल जाएगा। तो स्टिमुलस वो इतना तेज़ होगा तो उस स्टिमुलस को हम ट्विचिंग बोलते हैं, ट्विचिंग कंट्रैक्शन बोलेंगे। तो उसके बाद एक और कंट्रैक्शन होती है जिसको हम टेक्निक कंट्रैक्शन बोलेंगे। टेक्निक कंट्रैक्शन हम अपनी लैंग्वेज में, या मतलब आपने अपनी लैंग्वेज में भी देखा होगा पहाड़ी वगैरह में, कि जिसे हम मतलब जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो जिनको जब सर्दी वगैरह या निमोनिया वगैरह का अटैक हो जाता है, तो उनमें क्या हो जाती है कि मसल जो होती हैं वो लॉक हो जाती हैं। तो हम अपनी लैंग्वेज में उसको कहते हैं बुकोड़। तो ये जो बुकोड़ है ये टेनिक कंट्रैक्शन है। तो ये वही टेनिक कंट्रैक्शन है जिसमें जो रिलैक्सेशन है वो मतलब इतने जल्दी से नहीं हो पाती, जो मसल हो जाती हैं वो लॉक हो जाती हैं, कंट्रैक्शन सस्टेन रहती है लॉन्ग टाइम के लिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टेनिक कंट्रैक्शन। अब ये जो टेनिक कंट्रैक्शन है ये किसकी वजह से होती है, कि जब कैल्शियम लेवल जो होगा मसल में वो कम होगा। अब ये ग्राफ के ज़रिए बताया गया है कि सबसे पहले ट्विचिंग किस तरीके से होगी। ट्विचिंग हो गया ना कि मतलब एकदम से जब समेशन सीरीज ऑफ समेशन मिलेगी तो एक टाइम से ट्विचिंग का, या आपने ऑब्ज़र्व किया होगा अपनी मसल पे, तो कभी कभी आपने ये देखा होगा कि मतलब देखा होगा कि आपको आपकी मसल जो है वो खुद ब खुद मोमेंट शो कर रही है,
मतलब आप आपके हाथ लगाने से बगैर ही, तो उस सिस्टम में जो कंट्रैक्शन होती है उस टाइम, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्विचिंग बोलते हैं। उसके बाद वेव समेशन, वेव मिलती रहेगी। तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी की सारी जो वेव होंगी वो कंप्लीट फ्यूज़ हो जाएंगी, तो एक स्टिमुलस मिल जाएगा। तो हम उस स्टिमुलस को क्या बोलेंगे, टेटनस कंट्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ पे मसल जो होती है वो लॉक हो जाती है, जैसे ये आप लास्ट पे देख रहे हो एक बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है। देन उसके बाद टाइप ऑफ कंट्रैक्शन, टाइप ऑफ कंट्रैक्शन में हम देखेंगे, टाइप ऑफ कंट्रैक्शन में क्या है कि सबसे सबसे पहले क्या है कि आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कंट्रैक्शन क्या होती है कि ये ऐसे आइसोटोनिक कंट्रैक्शन होती है जिसमें जो एंड होते हैं, एंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुल होते हैं टुगेदर। जैसे आप फर्स्ट आप इमेज में देख सकते हो यहाँ पे, ये जो फर्स्ट इमेज है, एक साइड से हमने अटैच, दोनों साइड से हमने अटैच किया हो, तो जब भी कंट्रैक्शन होगी तो अल्टीमेटली हम देखेंगे जो जो एंडिंग पोर्शन है वो भी क्या हो रहा है, खींच रहा है। मतलब कंट्रैक्शन के साथ क्या हो रहा है कि खींच रहा है। तो जब हम दूसरे आइसोमेट्रिक की बात करेंगे, तो आइसोमेट्रिक में ये होता है कि जो अटैचिंग पॉइंट होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि कंट्रैक्ट नहीं हो पाते, खींच नहीं पाते। तो इसमें क्या होती है कि मिडल वाले एरिया में क्या होती है, कंट्रैक्शन वगैरह होती है। तो ये ग्राफ के ज़रिए भी मैंने बताया हुआ कि सबसे नीचे जो आगे वो होगी आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, जो ऊपर वाली होगी वो होगी आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। देन उसके बाद आइसोकाइनेटिक्स क्या होता है। आइसोकाइनेटिक एक ऐसी फोर्स होती है जब मसल क्या करता है, जनरेट करता है किसी चीज़ को पुश करने के, किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए। तो उस समय जो कंट्रैक्शन होती है हम उसको क्या कहते हैं, आइसोकाइनेटिक्स कंट्रैक्शन कहेंगे या आइसोकाइनेटिक फोर्स कहेंगे। अब वही फोर्स जो होगी हम उसी फोर्स से क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, लिफ्ट कर सकेंगे। देन उसके बाद अब ये मसल फास्ट मसल क्या होता है, स्लो मसल क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है वाइट वाइट आर फास्ट मसल। जो स्केलेटल मसल फाइबर होते हैं इनमें कुछ ही माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं, और इनकी क्या होती है कि एक तो ये क्या शो करते हैं कि अराबिक रिस्पायरेशन करते हैं, और इराबिक रिस्पायरेशन की वजह से इनमें क्या हो जाती है कि फैट ये एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से जो मतलब हमें फटीग, टायर्डनेस वगैरह आ जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग जॉगिंग वगैरह। तो इसी से बंदा क्या हो जाता है कि ईजिली फटीग मतलब उसको महसूस होता है, और ऐसा लगता है कि मतलब क्या कि मुझे नींद आ रही है। तो इस किस्म से मतलब जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है इन वाइट एंड फास्ट मसल में, ये इस तरह से होती है। बिकॉज इनके पास क्यों होती है ऐसे, बिकॉज इनके पास क्या होता है कि कुछ ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो इट मीन्स वहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन कम होगी। अगर एटीपी की फॉर्मेशन कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो वहाँ पे क्या होगी, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी। एनारोबिक रिस्पायरेशन के होने की वजह से वहाँ के लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी जो मसल होती हैं वो फटीक हो जाती हैं। अब रेड मसल क्या है कि रेड मसल ये ऐसी मसल फाइबर हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा लार्ज नंबर पे होते हैं। तो ये क्या कर सकती हैं कि एंड्योर कर सकती हैं वर्किंग को ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक ये जो मसल होती हैं ये काम में हेल्प कर सकती हैं। तो इस इनके पास क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो जो लगातार क्या करता रहता है, इनको एटीपी प्रोवाइड करता रहता है, और यहाँ पे एनारोबिक रिस्पायरेशन नहीं होती। तो इट मीन्स यहाँ पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। देन उसके बाद मसल फटीक। मसल फटीक क्या है कि मसल का थक जाना क्या है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। मसल फटीक हो गया कि जब भी कोई मसल एबिलिटी लॉस कर देगी कंट्रैक्शन की, तो हम उसको क्या कहेंगे, फटीक मसल कहेंगे। अब फटीक मसल ये क्यों होती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, एंड एटीपी एग्जॉस्टेशन की वजह से होती है। एटीपी ज़्यादा मतलब चाहिए उसको, तो इस वजह से जो मसल की फटीक होती है वो हो जाती है। देन उसके बाद ऑक्सीजन डेट। ये डेप्ट नहीं है, डेट है, DET डेट, बी इसमें साइलेंट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन डेट में क्या होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन डेट को हम डिफ़ाइन कर लेंगे। तो ऑक्सीजन डेट ये हुआ कि जो भी अमाउंट चाहिए हमें ऑक्सीजन की, जो कन्वर्ट कर सके लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज होगा तो हमें एटीपी की फॉर्मेशन होगी, हमें क्रेटिनिन फास्फेट बनेगा, सप्लाई होगी उसकी। तो इट मीन्स अगर ग्लूकोज मिलेगा तो वहाँ पे ग्लाइसोलिसिस होगी, क्रब साइकिल होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एटीपी की फॉर्मेशन होगी। अब जब इतने अमाउंट में चाहिए कि जो कन्वर्ट कर दे लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में, तो हम उस अमाउंट की
उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, ऑक्सीजन डेट कहेंगे, DET डेट। ये मैंने डेप्ट लिखा हुआ लास्ट पे, आप इसको DEPT भी लिखा हुआ है, लेकिन इधर लिखेंगे आप DEBT डेप्ट, ऑक्सीजन डेप्ट। तो ऑक्सीजन डेप्ट किस वजह से होती है कि जब भी हम मतलब क्या करते हैं कि अब जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारी मसल उस वक्त क्या होती हैं, रिलैक्स होती हैं। तो हमारी मसल में क्या होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, तो बहुत सारी ATP की फॉर्मेशन भी होती है, और वही क्या करती हैं कि हमारी मसल को क्या करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी तो वो किस वजह से होगी, एनारोबिक रिस्पायरेशन की वजह से होगी। और अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन हुई तो इट मीन्स हम क्या कर जाएंगे, थक जाएंगे। अब रोल ऑफ कैल्शियम क्या होता है, क्या प्रमोट करता है मसल कंट्रैक्शन में, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये क्या करता है कि प्रमोट करता है सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवाने में हेल्प। अब न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवाने में क्या करता है कि ये एक एक्सोसाइटोसिस करेगा। किसकी एक्सोसाइटोसिस करेगा, जब आपने सिनेप्सिस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता ही है कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड थे वहाँ से जो कैल्शियम था वो डिफ्यूज़ होकर अंदर जाता था साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में वहाँ जाके बाइंड किसके साथ हो जाता था, वेजिकल्स के साथ। और यही जो वेजिकल्स थे इनको क्या करता था, ये धकेलता था किसकी तरफ, पेरिफेरल रीजन की तरफ, और वो पेरिफेरल रीजन बाद में कंबाइन हो जाता था। मींस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो कंबाइन किसके साथ हो जाती थी, वेजिकल के साथ क्या हो जाती थी, कंबाइन हो जाती थी। तो वहाँ पे जो मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर में जहाँ पे साइनेप्सिस जो एंड होती हैं, जहाँ पे रिसेप्टर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे वो जो न्यूरो वेजिकल था वो क्या कर देता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर को सिक्रीट कर देता है। तो इट मीन्स वहाँ पे क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस। हम इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। अब ये ट्रिग क्या करवाता है, कैल्शियम रिलीज़ कहाँ से होती है, सर्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से रिलीज़ होती है, और यही ट्रिग करवाती है मसल कंट्रैक्शन को। ATPs की एक्टिविटीज़ को बढ़ा देती है, ये ट्रिग कर देती है, स्लाइडिंग को बढ़ा देती है। और इसके बाद क्या करती है कि प्रमोट करती है जो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है। अब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी तो इट मीन्स ATP की फॉर्मेशन होगी, और ATP हमें चाहिए मसल की वर्किंग के लिए। तो आप ये देख सकते हो जेड बैंड, ये वही जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा ये नीचे भी बताया हुआ है। देन उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसमें क्या होता है कि एक जो मायोफाइब्रिल्स होता है वो क्या करते हैं कि जब भी इकट्ठे होंगे तो जब कंट्रैक्शन होगी तो वो क्या करेंगे, शॉर्टनिंग कर देंगे, अपने आप को शॉर्ट कर लेंगे मूवमेंट के दौरान, और एक दूसरे के ऊपर क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, इंसर्शन करेंगे। कहाँ पे इंसर्शन करेंगे, जहाँ पे ओरिजिन हो रहा है मसल का। आप ये बीच में देख सकते हो, आपको H लाइन नज़र आ रही हैं, तो यही होता है ओरिजिन किसका, मसल का। देन उसके बाद दूसरा क्या है कि शॉर्टनिंग हो जाती है माइक्रोफाइब्रिल्स की। अब शॉर्टनिंग होगी तो इट मीन्स शॉर्टनिंग किसकी हो रही है, सार्कोमियर्स की शॉर्टनिंग हो रही है। आप ये देख सकते हो सार्कोमियर्स, ये पूरे का पूरा सार्कोमियर, इसकी शॉर्टनिंग होगी। तो शॉर्टनिंग होगी कहाँ से, जेड लाइन से जेड लाइन की तरफ। मीन्स जो जेड लाइन एक राइट साइड वाली हैं, लेफ्ट साइड वाली हैं, वो अपने आप को रिड्यूस कर लेंगी, साइज़ में कम कर लेंगी, शॉर्टनिंग हो जाएगी। अब शॉर्टनिंग हो जाएगी सार्कोमियर्स की, तो वहाँ पे क्या होगी, फिलामेंट क्या करेंगे, कंट्रैक्शन करेंगे। दोनों के दोनों फिलामेंट्स क्या करेंगे, कंट्रैक्शन करेंगे। मायोसिन हो गया, उसके बाद जो मतलब क्या हो गया, मायोसिन प्रोटीन हो गया, एसिन प्रोटीन हो गया, तो वो क्या करेंगे, ब्रिजेस की फॉर्मेशन करेंगे। अब ब्रिजेस कैसे बनते हैं, तो ये आप नीचे देख सकते हो डायग्राम में कि ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर देते हैं। ये देख सकते हो आप, और अच्छे से ये देखो, ऊपर आ गया मायोसिन जो इंक कलर में नज़र आ रहा है, इंक कलर में एसिन आ गया, तो जो रेड कलर में है वो क्या आ गया, मायोसिन आ गया। तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग करेंगे तो आपको पता ही है कि वो क्या होगी, उनकी शॉर्टनिंग होगी। तो शॉर्टनिंग होगी तो वहाँ पे हमारी क्या होगी, कंट्रैक्शन होगी, मसल कंट्रैक्शन। इस किस्म से ये क्या करते हैं कि कंट्रैक्शन वगैरह करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो तभी इस थ्योरी को नाम दिया गया है, स्लाइडिंग थ्योरी बोला गया है इसको। देन उसके बाद अब एडजस्टेंट साइड का जो मतलब ए बैंड होगा, जिसको हम आई बैंड करेंगे, वो भी क्या होंगे, शार्ट होंगे। जैसे आपको ये पता ही है, ए बैंड भी शार्ट होंगे, आई बैंड भी शार्ट होंगे।
देन उसके बाद एच बैंड जो होगा सेंट्रल में जो होगा आपको ये नज़र आ रहा है हॉरिजेंटल लाइन। एच बैंड स्टैंड फॉर हॉरिजेंटल लाइन। देन उसके बाद कंट्रैक्शन होगी इनकी भी। थिन फिलामेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को जब भी क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे तो इनकी भी शॉर्टनिंग होगी। तो आपको पता ही है सारे की शॉर्टनिंग हो रही है। तो ये जो शॉर्टनिंग होती है कब भी होती है, कंट्रैक्शन के दौरान ही होती है। उसके बाद मेजर इवेंट कौन कौन से हैं शॉर्टनिंग करवाने में और कंट्रैक्शन में। तो जो डिस्टल एंड होता है आपको ये न्यूरल प्लेट का आपको नज़र आ रहा है, ये क्या होता है, रिलीज़ करता है एसिटाइल कोलिन करता है। तो एसिटाइल कोलिन ही क्या है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। अब एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा क्या किस में, गैप्स में। और वो कहाँ पे बैठ जाएगा, मतलब बाइंडिंग साइड उनकी कौन सी होगी, रिसेप्टर पे होगी, न्यूरो जंक्शन वाली साइड। तो वो क्या स्टिमुलेट कर किसको करेगा, सार्कोलिमा को स्टिमुलेट करेगा कि भाई आपने आपने क्या करवाना है, कंट्रैक्शन करवानी है। अब जैसे ही सार्कोलिमा को ये स्टिमुलेट करेगा तो सार्कोलिमा जो ट्रांसफ़र टिब्यूल्स है और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो दोनों मिलके क्या रिलीज़ करवाएंगी, कैल्शियम को रिलीज़ करवाएंगी। अब कैल्शियम रिलीज़ करेगा तो उसके बाद ये जो कैल्शियम बाइंड करेगा आके किसके साथ, टोपोपोनिन के साथ। टोपोपोनिन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो उसको वो क्या करेगा कि रिमूव कर देगा जो बाइंडिंग साइट होती है किसकी, मायोसिन फिलामेंट की। अब मायोसिन फिलामेंट का हेड आके एसिन फिलामेंट के साथ जुड़ेगा तो क्या होगी, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी। और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी तो इट मीन्स क्या हो रही है, हमारी कंट्रैक्शन हो रही है। तो ये कैल्शियम आयन का कुछ थोड़ा सा रोल रहता है, एसिटाइल कोलिन का रोल रहता है। उसके बाद ये जो ऊपर वाली डायग्राम है ये बिल्कुल नीचे ऐसे ही है। तो जब आपको जब भी एग्ज़ाम में डायग्राम बनानी हुई तो आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट लिखेंगे। आपको ये पता ही है सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल किसने दिया, न्यूरॉन ने दिया। और कहाँ से वो मतलब लेके आ गया एक्शन पोटेंशियल, कौन लेके आएगा, ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स लेके आएंगी। ट्रांसफर ट्यूब्यूल किसके पास लेके आएंगी, सार्कोलिमा। ये आपको इंक कलर में नज़र आ रहा है जहाँ पे अंदर कैल्शियम नज़र आ रही है, सार्कोप्लाज्म में आएगा। सार्कोप्लाज्म रिलीज़ क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज़ करेगा और कैल्शियम बाइंड करेगा किसके साथ, ट्रोपोपोनिन के साथ बाइंड करेगा। और ट्रोपोपोनिन की को रिमूव करेगा बाइंडिंग साइड से। अब बाइंडिंग साइड से रिमूव करेगा तो वहाँ पे क्या होगी कि मायोसिन फिलामेंट का आकर अटैच होंगे। तो जैसे ही मायोसिन फिलामेंट का हेड अटैच होगा तो वहाँ पे क्या होगी, क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन होगी। और उसके बाद जो कैल्शियम है वो रिमूव हो जाएगा। तो जब भी रिमूव होगा तो जो हेड होगा इसका, तो क्या होगा, हो जाएगा वहाँ पे फिर से दोबारा जो टोपोपोनिन है वो बाइंडिंग साइड पे आ जाएगी और दोबारा से जो ब्रिजेस की फॉर्मेशन है उसको ब्रेक कर देगी। तो इसमें एटीपी की फॉर्मेशन रहती है, पहले अटैचमेंट में भी रहती है और ब्रेकेज में भी रहती है। तो ये आप देख सकते हो एटीपी चाहिए ही चाहिए होता है इसको, किसको, ये टोपोपोनिन को या कैल्शियम को चाहिए ही होता है। तो किसके लिए, बाइंडिंग के लिए और ब्रेकेज के लिए। ये आप देख सकते हो कैसे क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन हुई है। ये टोपोपोनिन मॉलिक्यूल एक्सपोज करते हैं स्पेसिफिक साइट जहाँ पे एसिन फिलामेंट क्या हो जाते हैं कि एसिन फिलामेंट की अटैचमेंट होती है किसके साथ, मायोसिन फिलामेंट के साथ। तो इट मीन्स मायोसिन फिलामेंट की एसिन फिलामेंट की लिंकेज फॉर्मेशन होगी तो उसके बाद ही ब्रिजेस की फॉर्मेशन होगी। तो अब ब्रिजेस की फॉर्मेशन होगी तो वहाँ पे क्या होगी, मसल की फाइबर की शॉर्टनिंग होगी। शॉर्टनिंग जैसे ही होगी तो कंट्रैक्शन होगी। जैसे ये आप देख सकते हो कि ये जो प्लेन ए है, प्लेन ए में आप देख सकते हो ट्रोपोमायोसिन इसने क्या किया हुआ कि ब्लॉक करके रखा हुआ। प्लेन बी के साथ, प्लेन डी में क्या किया हुआ कि बाइंडिंग साइड को रिलीज़ किया हुआ है जहाँ पे जो हेड है किसका, मायोसिन का, वो अटैच हुआ है। तो ये आप देख सकते हो ए में कि ये जो ए है ये क्या कर रही है कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कैल्शियम है और कैल्शियम ही क्या करवाएगी, जाव रिमूव करवाएगी किसको, टोपोपोनिन को रिमूव करवाएगी कहाँ से, बाइंडिंग साइड से। और बाइंडिंग साइड जैसे ही रिमूव होगी तो मायोसिन हेड, ये आपको डी फिगर में नज़र आ रहा है कि मायोसिन हेड यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देन उसके बाद ये सिमिलरली जो ऊपर मैंने ये डायग्राम बनाई है ये बिल्कुल नीचे वैसी ही है। अब स्लाइडिंग कैसे होती है, स्लाइडिंग कैसे होगी, तो आपने सबसे पहले ये देखा होगा कि हेड आकर अटैच है किसका, मायोसिन का, किसके साथ, एसिन के साथ। यहाँ पे इसने क्या किया कि एटीपी की को यूज़ किया और एटीपी को यूज़ करके एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को रिलीज़ करेगा और इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिलीज़ कर देगा। जैसे ही रिलीज़ करेगा तो जो मायोसिन होगी
वो किसके साथ ब्रिज बनाएगी, एसिन के साथ। एसिन के साथ ब्रिज बनाएगी तो वहाँ पे पावर स्ट्रोक आएगी तो कंट्रैक्शन होगी। देन उसके बाद फिर से रिलीज़ होगा तो फिर से दोबारा एटीपी यूज़ होगा। एटीपी इसको ब्रेकेज को तोड़ देगा। आप ये नीचे देख सकते हो डायग्राम में, थर्ड वाले पॉइंट। तो ब्रेकेज करेगा, जैसे ब्रेकेज करेगा तो वहाँ पे क्या होगी, रिलैक्सेशन मसल की हो जाएगी। तो सिमिलरली ये जो डायग्राम है ऊपर वाली, ये मैंने नीचे ही बनाई हुई है। थोड़ी सी मेरी जो कंप्यूटर था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये आगे पीछे हो गया। तो आप एक ही डायग्राम बनाएंगे। तो उसके बाद कुछ मेजर और इवेंट होते हैं किसमें, मसल रिलैक्सेशन में। मसल रिलैक्सेशन किस तरीके से होगी, अब मसल रिलैक्सेशन में मैंने आपको बताया कि एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्टिरेज एंजाइम, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है एसिटाइल कोलिन की और एसिटाइल कोलिन को क्या करता है, ब्रेक करता है, और जिससे जो स्टिमुलेशन होती है वो लॉन्गर टाइम के लिए नहीं रहती। देन उसके बाद ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर देगा कैल्शियम को, दोबारा भेज देगा किसको, किसमें, सार्कोप्लाज्म में भेज देगा। एटीपी का काज करेंगे, लिंकेज भी काज करेंगे और ब्रेकेज भी काज करेंगे। क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन होगी और क्रॉस ब्रिज जब ब्रेक हो जाएंगे तो वो दोबारा से रीओपन हो जाएंगे। टोपोपोनिन टोपोमाइसिन क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे किसको, इंट्रैक्शन को बिटवीन एसिन फिलामेंट एंड माइसिन फिलामेंट। तो तभी तो दोबारा कंट्रैक्शन नहीं होगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो तभी होगी। तो मसल क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और रेडी रहेंगे अगले स्टिमुलेशन के लिए, अगले स्टिमुलस के लिए। तो आगे थोड़ा सा मसल है, चलो इसको हम कल करेंगे कंटिन्यू, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो कल का हम करेंगे स्मूथ मसल का, कार्डिक मसल का, और इसकी वर्किंग और इलेक्ट्रोमायोग्राम क्या होती है वो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इसको देखिए, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इतना मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और डायग्राम बनाइए। जो ये जो वाली डायग्राम है ये आपने पेपर में भी बनानी है, एक ऊपर वाली न्यूरोट्रांसमीटर वाली भी बनानी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन को देना है। तो ये वाली भी बनानी है, कैसे ब्रिजेस की फॉर्मेशन होगी। तो सारे का सारा बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो कहीं से अगर समझ ना आए फिर भी तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और इसकी जो PDF है वो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूँगा।